लम्हों, एहसासों और कुछ ख्वाबों के साथ शुरुआत करती है हमारी ज़िंदगी, और जीवन भर हम इसी अभिलाषा में यही पैमाइश कर रहे होते हैं कि कब हम अपनी जीवन की अच्छी परख करेंगे। भूखा पेट होगा साथियों और खाली होगी जेब, और झूठा होगा यदि आपका प्यार, तो ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख जाएंगे आप। नो डाउट बहुत कुछ ज़िंदगी आपको सिखा के चली जाएगी, और ये ज़िंदगी जीवन भर आपको संघर्ष करने के लिए प्रेरित भी करेगी। अगर भावनात्मक लहजे में हम बात करें और भावनात्मक दृष्टिकोण अपने साथियों के साथ बनाएं, तो हम ये ज़रूर कहेंगे, है ज़िंदगी थोड़ी सी रहम कर हम पर, कहाँ हम इस जहाँ में बार बार आने वाले हैं। जी हाँ, कहाँ हम इस जहाँ में बार बार आएंगे और कहाँ हम ऐसे लम्हों से जी चुराएंगे। आइए जुड़ें हमारे साथ, इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पन्ने को पलटना चाहते हैं हम। आइए आज हम आपको समुद्रगुप्त से परिचय कराना चाहते हैं। जी हाँ साथियों, समुद्रगुप्त एपिसोड नंबर ये गुप्त वंश का आपके स्क्रीन पर साझा किया जा चुका है, तीसरा। आज यहाँ आप देखेंगे समुद्रगुप्त की कहानी, उस सम्राट की कहानी जिसे 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है, जो सिकंदर की तरह महान निकला और जिसने अपनी तलवार की धार से सबको नतमस्तक कर दिया। वो महान योद्धा जो बचपन से ही पराक्रमी था, वो महान योद्धा जिसने अपने जीवन काल में एक बहुत ही बड़ा रंगमंच सजा के दिया साथियों, बहुत ही बड़ा रंगमंच। देखिएगा कहानी इस महान योद्धा की 335 से लगाएंगे और 350 के आसपास तक जाएंगे। ये ईस्वी की बात हम करेंगे साथियों, ईस्वी की बात करेंगे। हम आपसे बात कर चुके हैं कि 320-19 ईस्वी तक घटोत्कच थे, और उनके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, जिनका एक अच्छा खासा शासनकाल रहा। अगर 1, 2, 3, 4 वर्षों का गैप है तो इतिहासकार उसे विशेष रूप से समझ नहीं पाए हैं। ये मत सोचना साथियों कि हम तर्क गलत दे रहे हैं। और आप एक बात ध्यान देना कि अब हम ईसा पूर्व की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम ईस्वी में चल रहे हैं। हम धीरे धीरे आपके करीब ला रहे हैं आपके इतिहास को, और बहुत ही जैसे जैसे करीब आएगा ना इतिहास, पन्ने वैसे वैसे खुलते चले जाएंगे, और बहुत ही बारीक से जब हम इतिहास को देखेंगे तो हम खुद को भी उसी आईने में समझ पाएंगे। देखना जरा, कभी हम भी तो इतिहास बनी जाएंगे ना। ये चीज़ है तो एक कहानी है जिसका एक अनुमानात्मक आंकड़ा आपके सामने इतिहासकार प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें बड़ा विवाद रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे साक्ष्य एग्जामिनर ने कभी पूछे भी नहीं हैं। उनका पूछना अगर रहा है तो तर्क के साथ पूछा है कि चंद्रगुप्त प्रथम पहले हैं कि समुद्रगुप्त हैं। तो लहजा बता रहा है कि मारे कहीं गए हैं, और अगर ऐसी बातों के साथ जुड़े हैं तो पक्की बात हमें ये जरूर पता चलेगा कि देखा कहीं इन्हें जरूर है कि पहले चंद्रगुप्त जी आए थे, बाद में समुद्रगुप्त आए हैं। सन से बहुत कुछ लेना देना नहीं है, एक अनुमानित आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं साथियों। देखिएगा तो समुद्रगुप्त की कहानी रोचक बने इसके पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इनके माता पिता से। इनके पिता का नाम क्या है और इनकी माता का नाम क्या है? ऐसा इसलिए क्योंकि यह पिता माता का महत्व तो जीवन में सबके है, और पिता बगैर हम कहाँ हो सकते हैं, माता बगैर हमारा अस्तित्व क्या होगा। देखिएगा पिता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, आपको पता है उस गुप्त एम्पायर की बात कर रहे हैं, गुप्ता एम्पायर की बात कर रहे हैं, जिसकी संस्थापना या जिसके संस्थापक माने जाते हैं श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद आए घटोत्कच, घटोत्कच के बाद आए थे चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद चौथे महासम्राट की बात कर रहे हैं, चौथे बड़े राजा की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है समुद्रगुप्त। और वो पुत्र किसके हैं? चंद्रगुप्त प्रथम के, और माता का नाम कुमार देवी साथियों। कुमार देवी लिच्छवी गणराज की महारानी ये थी। हमने इनके बारे में उस अद्भुत सिक्के के बारे में, जहां इन्हें आज की परिकाठा, आज की परिपाठी, आज का चरित्रांकन मिलता है साथियों। आज जो आप कर रहे हैं ना, सगाई करती हुई, रिंग पहनाती हुई एक फोटो है किसकी? चंद्रगुप्त प्रथम की। कुमार देवी को एक सोने के सिक्के पर दिखाई गई है। ऐसे 20 से 25 सोने के सिक्के मिले हैं फिलहाल, और उन पर ये जवाबदेही है, ये निशानदेही है कि चंद्रगुप्त प्रथम अपनी महबूबा को रिंग पहना रहे हैं। रिंग, इतिहासकार अलग अलग मतलब निकाल चुके हैं, उस पर हमारी गहन चर्चा हो चुकी है एपिसोड 2 में। फिलहाल आज का दृष्टिकोण इन पर रहेगा, समुद्रगुप्त की कहानी पर। चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी की संतान है कौन? ये समुद्रगुप्त। अब इनसे पैदा हुए हैं समुद्रगुप्त। ये ग्राफ समझिएगा साथियों,
अब आ गए हैं समुद्रगुप्त, और हमने बात कर ली है कि ये चौथे राजा हैं, इतनी बात को याद रखना। समुद्रगुप्त भी शादी करेंगे। इनकी पत्नी का नाम इतिहास में देखिएगा कई पत्नियां इन लोगों की होती थी, फिलहाल एक को ज़्यादा महत्व दिया जाता था जिसकी संतान वारिस के रूप में सामने आती थी। देखिएगा राजा महाराजाओं की कहानी अगर आप पढ़ेंगे ना पुराने इतिहासकारों में, पुराने ज़माने में, तो कोई भी राजा मुझे ऐसा नहीं दिखता है जिसके पास ज़्यादा रानियाँ ना हो। रानियों की संख्या ज़्यादा थी, और संतान, जिस रानी को पहले संतान की प्राप्ति हो जाती थी उस रानी का महत्व बढ़ जाता था, इस वजह से क्योंकि अब ये इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी के रूप में आ चुका है। इसी महत्व में रही होंगी दत्ता देवी, समुद्रगुप्त की ये पत्नी थी, और इनकी संतानें हुई चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकेंड, ये संतान है, और एक रामगुप्त जी हैं, रामगुप्त जी, कुमारगुप्त नहीं, रामगुप्त जी हैं इनकी संतान। ये दो संतानें इनको होती हैं। तो एक मोटा मोटा लोकेशन हमने दे दिया कि हमें समुद्रगुप्त से जिनके बारे में हम परिचय लेना चाहते हैं उनकी एक फैमिली, आगे अब ये दादा बनेंगे वहाँ तक हम नहीं जाएंगे, फिलहाल आगे कहानी आप खुद ही समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ तक की बातें जाननी चाहिए थी। इनके माता पिता कौन, इनकी पत्नी कौन, इनकी संतानें कौन। फिलहाल ये राजा क्यों बनते हैं, कई परिकल्पना, कई अवधारणा हमारे इतिहासकार हमसे पूछ रहे होते, वो पूछते हैं कि वाकई में समुद्रगुप्त छोटे थे फिर राजा कैसे बने, क्या समुद्रगुप्त इकलौते पुत्र थे चंद्रगुप्त के? नहीं बाबा, चंद्रगुप्त के इकलौते पुत्र भी नहीं थे। इतिहासकारों का मानना है चंद्रगुप्त के कई पुत्र थे, जिसमें से एक पुत्र था कौच। देखिएगा कौच, या कहीं कहीं से कौछा लिखा गया है, याद रखिएगा साथियों। ये एक पुत्र है चंद्रगुप्त का प्रथम का, जो कि सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा पुत्र है। समुद्रगुप्त बचपन से ही पराक्रमी था, समुद्रगुप्त बचपन से ही तेजस्वी थे, इसका मतलब इनके अंदर अद्भुत कार्यशैली थी। और एक बार ये स्वप्न देखते हैं, कहानी को समझना, एक बार ये स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न में ये क्या देखते हैं समुद्रगुप्त कि मैंने जगह जगह चढ़ाई कर दी है, मुझसे लोग डर डर के भाग रहे हैं, मेरी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, यहाँ तक कि नेपाल की तराई वगैरह वाले हिस्से भी हमसे डरने लगे हैं, हमसे श्रीलंका तक के लोग कांपने लगे हैं। और ये स्वप्न आकर के समुद्रगुप्त अपने पिता से बताता है, चंद्रगुप्त प्रथम से, कि पिताजी आज मैंने रात को ये स्वप्न देखा है और कुछ इस तरीके की घटनाएं मेरे सामने हुई। चंद्रगुप्त प्रथम को भी साम्राज्य विस्तार के बारे में पता था, और चंद्रगुप्त प्रथम को लगता है कि मेरा ये बेटा अच्छी सोच वाला है। देखना जरा, अभी अगर आपको फैसला करना होता तो आप भी यही करते। एक बेटा वो जो आपके खजाने को खर्च करना चाहता है, वो आपसे कहे अरे पापा बैठ जाओ, अब कोई काम करने की इच्छा नहीं, इतना तो बनाए हो आप, कितना बनाओगे। और दूसरा बेटा आके कहे नहीं पापा, हम आपके साम्राज्य को बहुत दूर तक ले जाएंगे, पूरा भारत हमारा होगा और भारत के आसपास के लोग भी हमारे होंगे, हमारी आधीनता को स्वीकार करेंगे, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है। चंद्रगुप्त प्रथम को लगा कि मेरा यह बेटा भले ही छोटा है लेकिन इसके अंदर क्षमता ज़्यादा है, और अपने जीवित रहते हुए इसे उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया कि मेरा उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त होगा। चलो, जो प्रजा है वो तो खुश होगी क्योंकि वीर है ये, प्रजा को लगा हमारा एक सुरक्षा कवच बहुत ही बेहतर बन रहा है, प्रजा खुशहाल है। लेकिन भाई खुशहाल नहीं होंगे क्योंकि उनकी सत्ता जाएगी, उनका अधिकार छीना जा रहा है, उत्तराधिकारी ये है तो इसका हक मारा जा रहा है। अब इतिहासकार यहाँ कहते हैं कि समुद्रगुप्त को एक वर्षों तक अपने साम्राज्य के संचालन करने में बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, उसे अपने पारिवारिक युद्ध से निपटना पड़ा, उसे जो अंतर्गत कला थी उस कला को मिटाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, उसे अपने भाई कौच यानी कौछा को पराजित करना पड़ा। और इसके बाद ये सम्राट बनता है, राजा बनता है। राजा बनने के बाद उसी अद्भुत प्रतिभा को, उसी देखे गए स्वप्न के माध्यम से ये अपने साम्राज्य विस्तार की तरफ चल पड़ता है, साम्राज्य विस्तार की तरफ चलता है। और साथियों, उत्तर में जिसे हम आर्यावर्त कहते हैं, इसने आर्यावर्त को जीता, आर्यावर्त के तमाम राजाओं ने आधीनता स्वीकार कर ली, और इसने इसके बाद दक्षिण विजय की तरफ यानी भारत के दक्षिण एरिया में विजय के लिए अपने रथ को चला देता है, तमाम बड़ी बड़ी सेना के साथ आगे बढ़ जाता है। और इसी बीच
उत्तर वाले थोड़ा सा मौका पाते हैं और विद्रोह कर देते हैं, लेकिन जब फिर से वापस आता है तो सबको मारता है। कहानी बड़ी दिलचस्प है। फिलहाल अभी हम समुद्रगुप्त के बारे में जान ही रहे हैं, कुछ साक्ष्यों से मुलाकात कर लेते हैं। समुद्रगुप्त की कहानी यहाँ तक आपको अच्छी लगी है, हम कुछ साक्ष्यों की बात भी कर लेते हैं कि समुद्रगुप्त के साक्ष्य हमें कहाँ से मिल रहे हैं। जिन कहानी को सर आप हमें बता रहे हैं, क्या वाकई में इसमें कुछ दम है, क्या वाकई में कुछ सच्चाई है, कुछ प्रमाण है आपके पास? बिल्कुल प्रमाण है साथियों, उसी प्रमाण पर हमारी अब चर्चा होगी। एक प्रमाण है यरण अभिलेख, और ये ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा साथियों, ध्यान देना। यरण अभिलेख ये वही अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का प्रथम प्रमाण मिला है, सती प्रथा का, लेकिन मैं इसे अभी नहीं बताऊंगा। मैं गुप्त साम्राज्य की महत्वपूर्ण जानकारी की एक अद्भुत वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें उस 40 से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र होगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। फिलहाल इन कहानी को समझें तो यरण अभिलेख वही अभिलेख है, मेरे कहने का तात्पर्य जिसमें सती प्रथा का पहला प्रमाण मिला है, लेकिन यहाँ कुछ लेना देना यहाँ इससे नहीं है। यरण अभिलेख हमें कहाँ मिला था? मध्य प्रदेश की बीना नदी के किनारे, मध्य प्रदेश बीना नदी के किनारे, बीना नदी के किनारे ये यरण अभिलेख वहाँ हमें मिला, बीना नदी के किनारे। ये अभिलेख हमसे कहता है, ये अभिलेख हमसे कहता, देखना जरा ये अभिलेख हमसे क्या क्या कहता है, और इस बातों को जान लें हम। ये चीज, ये अभिलेख हमसे कहता है कि कुबेर के समान धनी है, कुबेर के समान कैसा है? धनी है। समझ रहे हैं ना, कुबेर लिखा धनी लिखा, समझ जाओगे ना। यरण अभिलेख में कहा गया है कि समुद्रगुप्त कुबेर के समान धनी था, यानी देवी देवताओं से तुलना किया जा रहा है किसका? समुद्रगुप्त का, कि इतनी धन संपदा थी जितना कुबेर के खजाने में, ऐसी धन संपदा जिसे समुद्रगुप्त जीवित रहते हुए खत्म तो नहीं कर सकता था। यरण अभिलेख में लिखा गया है कि इसके पास कुबेर के समान धन था और वरुण के समान ये दानी था, वरुण के समान ये दानी है, और इंद्र के समान वीर है साथियों, इंद्र के समान वीर भी है। ये चीज देखिए, कुबेर के समान धनी, वरुण के समान दानी, इंद्र के समान वीर, और यम के समान न्यायी और दंड देने वाला, दंड देने वाला। इन सारी बातों को ऐसे हूबहू एग्जामिनर पूछ लेता है कि दी गई जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, दी गई महत्वपूर्ण जानकारी आपको कहाँ बताई जाएगी। क्लियर है ना। एक तो ये अभिलेख, ये साक्ष्य हमें समुद्रगुप्त की कहानी के बारे में बताता है कि समुद्रगुप्त किस प्रतिभा का धनी था, किस प्रकार से उसके वैभव थे, किस प्रकार की उसकी क्षमता थी। इन तमाम बातों का जिक्र तो ये खुद कर रहा है ना यरण अभिलेख। क्लियर है ना। देखिएगा, यरण के बाद अगर हम बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति की, यहाँ आपको और मजा आएगा। प्रयाग प्रशस्ति, और यहाँ आपको बहुत सारे प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। प्रयाग प्रशस्ति में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि समुद्रगुप्त के बारे में, जिसके बारे में हम इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में ये कहानी, ये प्लेटफॉर्म सजाया गया है, वाकई में समुद्रगुप्त का एक जीवंत अनुभव महसूस करिए आप साथियों। किसी को अगर मैं कह दूं ये कुबेर के समान धनी है, तो इसका मतलब पक्का बात समझ लो, पक्की बात समझ लो कि उस समय वाकई में समुद्रगुप्त में ये क्षमता रही होगी। तो ये सब कुछ बताने के लिए काफ़ी है। आगे देखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति क्या कहती है। प्रयाग प्रशस्ति कहती है कि इसके उपनाम धरणीबंध है। देखना, उपनाम कैसा है इसका? धरणीबंध। ये जो उपनाम है, इसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि ये धरती को बांधने वाला है। धरणीबंध का मतलब धरती को बांधने वाला, इसका मतलब बहुत ज़्यादा क्षमता थी इसके अंदर, यानी इससे सारे लोग डर गए। इसके शौर्य से सारे राजा घुटने टेक चुके थे। समझ रहे हैं ना। 100 युद्धों का विजेता ऐसे नहीं कहते इसे, 100 युद्धों का विजेता है, कभी ना हारा योद्धा है ये, किसी से हारा नहीं है समुद्रगुप्त, इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आइए समझते रहें। तो धरणीबंध कहा गया। और देखिए, पृथ्यास प्रतिरथ, इसका मतलब होता है, पृथ्यास प्रतिरथ का मतलब पृथ्वी को जीतने वाला, जबकि ऐसा संभव नहीं है कि उसने पूरी पृथ्वी को जीता हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़े विजय के कारण हमारे लोगों ने, हमारे जानकारों वालों ने इसे ये कह दिया, क्योंकि उस समय दुनिया के बारे में लोगों को उतना ही तो पता था जितना वो देख रहे थे।
जितना वो देख चुके थे। वो तो बाद की बात है, कोलंबस आए, वास्को डिगामा आए, उन लोगों ने खोजा, दुनिया के सामने नई धरती ला करके दी। उन सारी बातों की चर्चा तो बाद में हुई फिलहाल, लेकिन अभी जहां हमारा इतिहास हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वाकई में इन्हें इतनी ही दुनिया पता थी जितना समुद्रगुप्त ने जीत ली थी। इसलिए इसे कह दिया गया कि ये पूरी पृथ्वी का विजेता है। यहां तक देखिए, इसे चंद्र प्रकाश भी कहा गया है। चंद्र प्रकाश यानी चंद्र के समान इसके अंदर प्रकाश है। और देखिएगा, ये केवल योद्धा ही नहीं था, ये कविराज भी था, क्योंकि इसे देखिएगा बीड़ा बजाते हुए भी दिखाया गया है समुद्रगुप्त। तो ये प्रश्न आया भी हुआ है कि किस सम्राट को सोने के सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, तो वो सम्राट यही है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, प्रस्तुत किया गया है साथियों। तो हम जहां बात करें चंद्र प्रकाश की, कविराज की, देखिएगा भारत का नेपोलियन आ गया ना, वो बात आ गई। भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। ये पूछा भी गया किसने कहा है, तो बताइएगा स्मिथ साहब, स्मिथ या बेसेंट स्मिथ, बेसेंट स्मिथ, ये चीज़ याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन इसे कहते हैं बेसेंट स्मिथ। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना होगा कि फ्रांस से बिलोंग करता था नेपोलियन बोनापार्ट। उसने भी कसम खाई थी, उसने भी ये प्रण उठा लिया था कि मैं पूरे यूरोप को हराऊंगा, और सच में उसने पूरे यूरोप को पराजित किया। लेकिन उसकी एक थोड़ी सी गलत नीति ने इंग्लैंड के हाथों उसे मात खाने के लिए मजबूर कर दिया, जो कहीं ना कहीं उसकी विफलता का कारण बना। लेकिन एक बात याद रखना कि उसने पूरे यूरोप को तंग कर दिया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। इसीलिए भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को, क्योंकि इसने भी अपने इस महाद्वीप के तमाम लोगों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया था। क्लियर है? देखिए, तो यहाँ तक की बातें स्पष्ट रूप से चली जा रही हैं। भारत का नेपोलियन हो गया, ये कह दिया किसने, बिसेंट सेन ने। हमने अभी भी कहा कि 100 युद्धों का विजेता, 100 युद्धों का विजेता इसे कहा जाता है। दूसरी बात देखिएगा, कभी ना हारा, कभी ना हारा शासक कहा जाएगा इसे, कभी ना हारा शासक। ये सारी बातें किसके हैं, हमारे गुप्त साम्राज्य के महान सम्राट, हिंदू धर्म के महान प्रवर्तक, हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण शाखा को बहुत आगे ले जाने वाले सम्राट कौन है, समुद्रगुप्त जी हैं। इनकी कहानी आपके सामने हम आपके प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारे साथी हमसे जुड़े हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है यकीनन उन्हें मजा आ रहा होगा। अब देखिएगा, हम इसी प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो अभी बहुत कुछ लम्हे यहाँ से जोड़ेंगे। वाकई में इस प्रयाग प्रशस्ति से, किससे, प्रयाग प्रशस्ति, इसकी बात कर रहे हैं साथियों। इस प्रयाग प्रशस्ति से बहुत से प्रश्न आते रहे हैं, इसलिए हमारा दृष्टिकोण होगा कि कुछ फोकस कर लिया जाए। देखिएगा, इसकी भाषा है संस्कृत। भाषा जब भी पूछी जाए तो बताइएगा संस्कृत है, और इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी है। लिपि जो है वो ब्राह्मी है, और इसकी जो शैली है, शैली वो चंपू शैली है। चंपू, इसका मतलब यह गद्य और पद दोनों में रचित है। क्लियर है? भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है, शैली चंपू है, और यानी गद्य और पद दोनों में ये लिखी गई है। ये क्लियर होगी। भाषा की बात हम कर रहे थे। देखिएगा, इसके जो लेखक हैं, किसके, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक की बात कर रहे हैं। इसके लेखक हैं हरिसेन। हरिसेन ये समुद्रगुप्त के दरबारी थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, दरबारी कवि। अगर ऐसा प्रश्न आए तो बताइएगा। लेकिन एक बात और याद रखना, मैं हमारे साथ जुड़े हैं तो पॉइंट बहुत ही विशेष हम देंगे। वाकई में ये विशेष रूप से क्या थे, महादंड नायक थे, यानी इनको एक पद मिला था और इन्हें सेनापति भी कहा जाता था, या सेनापति का इन्हें पद प्राप्त हुआ था। सच पूछो तो ये कवि वगैरह नहीं थे। अगर पूछा जाए निम्नलिखित में से ये हरिसेन कवि हैं कि नहीं, तो कहना कवि नहीं है ये। लेकिन अगर ये बात आए कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो फिर तो जवाब आपका हरिसेन है। वाकई में हरिसेन एक महादंड नायक के पद पर, सेनापति के पद पर विराजमान थे समुद्रगुप्त के समय में। इन्होंने ये प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है, इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है। हमारी बातों को समझ रहे हैं? प्रयाग प्रशस्ति भी इन्होंने अपना काम किया है। यहाँ तक देखिएगा। तो अब देखिए, और इसका निर्देशक, जैसे फिल्मों में आप निर्देशक देखते हैं ना, इसका निर्देशक किसने, निर्देशक कौन था, तो तिलक भट्ट थे। निर्देशक तिलक भट्ट महोदय थे। किसके, इसी प्रयाग प्रशस्ति के निर्देशक तिलक भट्ट महोदय थे। आगे देखिएगा, ये प्रयाग प्रशस्ति वाकई में सबसे पहले कहाँ थी, कौशाम्बी में, कौशाम्बी में। और इसे किसने बनवाया था, अशोक ने। कौशाम्बी में इस प्रयाग प्रशस्ति को अशोक ने बनवाया था।
और अशोक का एक साक्ष्य इस प्रयाग प्रशस्ति पर मिलता है। वहाँ लिखा हुआ है अशोक की प्रेमिका कौरुकी के बारे में, यानी अशोक की प्रेमिका कौन थी? कौरुकी, और उसका पुत्र कौन था? तीवर। इतना मौर्य वंश का उल्लेख है। यानी इस प्रयाग प्रशस्ति में इनकी प्रेमिका कौरुकी और पुत्र तेवर का जिक्र है। पुत्र तेवर का जिक्र किया गया है। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं साथियों। कौशाम्बी में अशोक ने इसकी स्थापना करवाई थी और वहाँ इसके कौरुकी पुत्र और इसकी प्रेमिका और इसके पुत्र का जिक्र किया गया। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। आगे समझिएगा। अब इसी कौशाम्बी से अब जहांगीर उठा ले जाएगा। अकबर सम्राट होगा, जहांगीर को भेजेगा। जहांगीर इस कौशाम्बी से प्रयाग प्रशस्ति को उठा लाएगा और इस प्रयाग प्रशस्ति पर आगे चल करके जहांगीर, अकबर और बीरबल का भी अंकन किया जाएगा। तो इस प्रयाग प्रशस्ति के बारे में समझना साथियों, कुल मिला के इस पे 33 लाइनों का जिक्र किया गया है। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे और इस पे तीन सम्राट यानी 3 वंशों का शासनकाल जिक्र किया गया है। 3 वंशों के बारे में बताया गया है। पहला तो मौर्य वंश, दूसरा गुप्त वंश और तीसरा मुगल वंश का भी इस पर चित्रांकन किया गया है। यहाँ तक की बातें आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं साथियों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक महान राजा की अद्भुत कहानी से आप रूबरू हो रहे हैं। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन क्यों कहा गया, ऐसे महत्वपूर्ण तर्क को आप समझना चाह रहे हैं साथियों। सब युद्धों का विजेता है, भारत का नेपोलियन क्यों कहा, इस पर हमने अपना विचार प्रस्तुत कर दिया है। देखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति को अब छोड़ेंगे नहीं हम। यहाँ से बहुत बड़ी कहानी है। ये वही है हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की बात की है। विजय अभियानों की बात की गई है प्रयाग प्रशस्ति में। एक बात ध्यान देना, प्रयाग प्रशस्ति कहाँ थी? कौशाम्बी में। किसका था? अशोक का प्रयाग प्रशस्ति था। इसे कौन उठा के लाता है? जहांगीर। याद रखना साथियों, जहांगीर लाता है कहाँ? आपके प्रयाग में, यानी इलाहाबाद में तत्कालीन। अब ये समझ लें, इसे प्रयाग में जहांगीर लाता है। इस प्रयाग प्रशस्ति को जहांगीर कौशाम्बी से ले आता है। और ध्यान देना, इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में 3 महावंशों का जिक्र आपको मिलेगा, जिसमें मौर्य वंश होगा, मौर्य वंश और आपका गुप्त वंश और आपका मुगल वंश। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। इनका जिक्र किया गया है प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति में जहां मौर्य वंश से तत्कालीन साक्ष्य हमने आपको दिया है कि मौर्य वंश से संबंधित, वहाँ एक साक्ष्य आपको लिखित मिलेगा कि अशोक की प्रेमिका थी कौरुकी और जिसका पुत्र था तीवर। उसका जिक्र किया गया है इस प्रयाग प्रशस्ति में। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति में अगर आप आएंगे तो गुप्त वंश में जब आप प्रवेश करेंगे या गुप्त वंश के जानकारी में हासिल करेंगे तो उस समय आपको इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की बात की जाएगी। समुद्रगुप्त ने कौन कौन से विजय प्राप्त किए हैं, लाइन टू लाइन इसमें उल्लिखित किया गया है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और हम आपको बताना चाहते हैं, इस प्रयाग प्रशस्ति में कुल मिला के 33 पंक्तियां हैं। 33 पंक्तियां बनाई गई। नीचे का हिस्सा आज भी खाली है। अब देखना वहाँ कौन लिखाएगा। कुछ आप ऐसा काम कर जाओ कि आपका नाम वहाँ लिखा जाए। 33 पंक्तियां हैं प्रयाग प्रशस्ति में। कुल मिला के 33 पंक्तियां उल्लिखित की गई हैं, जो हमारे इतिहास की बहुत बड़ी गवाही देती हैं। बहुत बड़ा साक्ष्य है हमारे इतिहास का। उन 33 पंक्तियों में अलग अलग तरीके की बातें लिखी गई हैं। कुछ मौर्य वंश के बारे में, कुछ गुप्त वंश के बारे में, कुछ अकबर, जहांगीर और बीरबल के बारे में। कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया गया है। मुगल वंश के 3 नाम आते हैं, अकबर, जहांगीर और बीरबल। लेकिन हम जुड़े हैं समुद्रगुप्त के साथ, तो समुद्रगुप्त की बात करेंगे। अभी फिलहाल 33 पंक्तियों का जिक्र प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। और उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें समुद्रगुप्त के विजय अभियान की, समुद्रगुप्त के विजय अभियान की बात करें तो ध्यान देना साथियों, विजय अभियान में सबसे पहले आता है प्रथम आर्यावर्त विजय। प्रथम आर्यावर्त समझ रहे हैं ना? आर्यावर्त उस समय का हमारा भारत कह सकते हैं। पूरे उत्तर भारत को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। हमारे आर्य आए थे और उन्होंने पूरे उत्तर भारत पर कब्जा स्थापित कर लेने के बाद उस पूरे भूभाग को आर्यावर्त नाम दे दिया था। हम लोग भी उसी के हिस्सा थे। आर्यावर्त
है ना। तो देखिएगा, तो प्रथम आर्यावर्त विजय का उल्लेख किया गया है, इसमें बात कही गई है। और ये लाइनें, ये पंक्तियां कौन कौन सी हैं? 13, 14 इस पंक्ति का नंबर है। यानी आप जब प्रयाग प्रशस्ति देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं और 14वीं पंक्ति का अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे, तो आपको वहाँ समुद्रगुप्त के प्रथम आर्यावर्त विजय के बारे में बहुत कुछ साक्ष्य लिखा हुआ मिलेगा। हमारी बातों को समझ रहे हैं? तो ये साक्ष्य है, यहाँ बताया गया है। इसने कई राजाओं को पराजित करने का काम किया है। कई राजा अपना घुटना टेक चुके हैं। उनमें कई राजा थे और उनमें एक दो राजाओं के नाम अगर आप लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे अच्युत एक राजा थे, अच्युत। एक राजा का नाम था नागसेन और एक का नाम था कोताकुल्य या कोताकुलज। ये राजा थे। इन्हें पराजित करने का काम किया है समुद्रगुप्त ने प्रथम आर्यावर्त विजय के अभियान के दृष्टिकोण में। फिलहाल वो नहीं पूछा जाएगा, ये मान के चलना कि प्रथम आर्यावर्त विजय अभियान के बारे में अगर तर्क संगत बात करेगा एग्जामिनर तो कुछ इस तरीके के बर्ताव के साथ पेश आएगा आपके साथ। देखिएगा, दूसरा यानी किस पंक्ति में उल्लिखित, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा है द्वितीय आर्यावर्त विजय। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा था द्वितीय आर्यावर्त विजय, यानी जब समुद्रगुप्त राजा बनता है तो इसने सबसे पहले आर्यावर्त को जीता है। आर्यावर्त को जीतने के बाद ये दक्षिण की तरफ रवाना हो जाता है और ये जब दक्षिण की तरफ जाता है तो यहाँ के लोग जिसे ये जीत चुका था उनके अंदर थोड़ी सी अलग भावना फिर से पनपती है और वो कहते हैं नहीं अब विद्रोह कर दो, सब अलग अलग टूट जाते हैं। लेकिन इसके बाद जब समुद्रगुप्त आता है ना तो पूरे जितने भी लोग विद्रोह किए थे सबको समूल नष्ट कर देता है। ये बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था, दानी विचार का था, सबको क्षमा कर देता था। लेकिन साम्राज्य विस्तार की नीति इसके अंदर बहुत ही बेहतर थी। लेकिन जब वो ये देखा कि ये विद्रोह किए हैं तो फिर उनको दंड देना उचित समझता है और उन्हें मारता भी है। देखिए, तो द्वितीय आर्यावर्त विजय का उल्लेख आपको प्रयाग प्रशस्ति की किन पंक्तियों में मिलेगा, तो आप इसे देखेंगे 21वीं पंक्ति में। 21वीं पंक्ति में आप इस महत्वपूर्ण बात को जान पाएंगे। तीसरा युद्ध की बात करें, तीसरे देखिएगा तो हर तरीके का युद्ध रहा है, हर तरीके की बातें हो रही हैं और उसने समूल नष्ट करने का काम किया है। यहाँ उसने कौन सी नीति अपनाई इस बात को भी बता दें हम आपको। परशोभोधरण, परशोभोधरण ये नीति है, युद्ध नीति थी। इसमें था क्या? पूरी तरीके से नष्ट करना, जिसका अर्थ है पूरा नष्ट या पूरी नष्ट। इसमें होता क्या है? इसमें ये क्षमा नहीं करता है, इसमें ये मार देता है। तो इसने परशोभोधरण की नीति अपनाई थी और उसके माध्यम से आर्यावर्त को जीता था और आर्यावर्त में इसने तमाम लोगों को पूरी तरीके से नष्ट करने का काम किया था। यहाँ तक की बातें स्पष्ट हो चुकी हैं साथियों। तो इन युद्धों के बारे में जहाँ हम बात कर रहे हैं, अगली बात देखिएगा दक्षिण विजय। अभी बात कर भी रहे थे, दक्षिण विजय का उल्लेख कहाँ मिलेगा? तो 19वीं और 20वीं पंक्ति में, 19वीं और 20वीं पंक्ति में दक्षिण विजय का उल्लेख मिलेगा। और यहाँ वो कौन सी नीति अपनाएगा देखना जरा, ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह, इसका अलग अलग अर्थ है। ग्रहण का मतलब होता है अधिकार करना, यानी जब समुद्रगुप्त जीता तो अधिकार हो गया समुद्रगुप्त का, पहली बात। इसके बाद देखना दयालु था, मैंने बोला भी था। अब क्या करता है? मोक्ष का मतलब क्या हुआ? ये मुक्त कर देगा, यानी जिसको पकड़ेगा, जिन्हें बंदी बनाएगा, अब उन्हें मुक्त करेगा। देखना, अनुग्रह का मतलब क्या होता है? राज्य सौंप देगा, राज्य सौंपना, यानी अब कहेगा चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको पराजित किया है और अब मैंने आपको बंदी बना लिया है, अब मैं आपको मुक्त कर रहा हूं, यानी मैं आपको मोक्ष दे रहा हूं। इसके बाद एक बात और समझना, पूरा राज्य भी मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन जानते हो क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम? सर्व कर दाना, सर्व कर दाना। तुम्हें पूरी तरीके से सभी प्रकार के कर हम तक पहुंचाने होंगे। प्रतिवर्ष तुम्हें सभी प्रकार के कर हम तक पहुंचाने पड़ेंगे। साथ में बात याद रखना, सोचना ऐसे सम्राट कहाँ होंगे? जीतेंगे भी, मारेंगे भी, शासन सत्ता फिर से वापस भी करेंगे। मजा तो तब है जब सारे कर ले आएंगे। सोचना साम्राज्य का विस्तार कितना बेहतर होगा। अब ये हमारे अधीन काम करेंगे। तो ये मामला था विजय अभियानों का। इस तरीके से ये जीतता हुआ अपने अधिकार को बढ़ाता हुआ आगे बढ़ा है। देखिएगा साथियों, अगर हम बात करें, एक राज्य था आठविका राज्य या आठविका राज्य, यहाँ भी विजय इसने प्राप्त किया है। और ध्यान देना, यहाँ इसने परिचारीकृत
परिचारीकृत नीति का पालन किया है। परिचारीकृत नीति का पालन किया यानी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया है। आटविका राज्य विजय यह भी है। आटविका का मतलब था उस समय यानी गाजीपुर और ये आपका मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा। तो ये आटविका राज्य के अंतर्गत यहाँ उसने विजय प्राप्त किया, यहाँ उसने परिचारीकृत नीति अपनाई थी। तो ये नीतियों के बारे में याद रखना, एक परशोभोधरण नीति है, एक ग्रहण मोक्ष अनुग्रह है, एक परिचारीकृत नीति है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं साथियों। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर करके मैं दे पाया हूँ, युद्ध नीति आप समझ पाए हैं। और देखना, मैं एक पॉइंट और देना चाहता हूँ, इसने 6 प्रकार के सोने के सिक्के चलाए थे। 6 सिक्के यानी 6 सिक्कों के प्रकार थे ये साथियों, प्रकार थे। इसमें पहला समझना, एक सिक्का था धनुर्धर। धनुर्धर ये सिक्का ये बताने का प्रयास करता है कि हम वीर प्रजाति के लोग हैं, वीरता हमारा गौरव है और वीरता हमारा गहना है। इसीलिए एक सिक्के पर धनुर्धर की तस्वीर लगी हुई है और एक सिक्का देखना उस पर परशु की तस्वीर लगी है, परशु। और भी खतरनाक आगे देखिएगा। तीसरी बात करें, अश्वमेघ। अश्वमेघ एक बात समझना, समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेघ यज्ञ कराया हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि हिंदुत्व को इसने बढ़ावा दिया है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ कराया हुआ है। देखिए इसके एक सिक्के पर अश्वमेघ यज्ञ का भी अंकन किया गया है। तो 3 के बजाय अब 4 पे आइएगा, इसको कहेंगे व्याघ्रहंता। व्याघ्रहंता चौथे पर है और 5वें पर गरुड़ की है, गरुड़ की तस्वीर है। और 6वें पर इसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, बीड़ा शरण। हमने कहा भी था कि किस महान सम्राट को सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, तो यही वो महान सम्राट है जिसे सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। यहाँ तक की बातें एकदम पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी हैं साथियों। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए हैं, जिसमें धनुर्धर, परशु, अश्वमेघ, व्याघ्रता, गरुड़ और बीजाक्षण जैसी तस्वीरें उल्लिखित की गई हैं। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का बहुत बड़ा अभिलेख है, बहुत बड़ा साक्ष्य है, जिसके माध्यम से हम समुद्रगुप्त के बारे में बहुत कुछ कहानी अपने साथ लेकर के अब समाहित कर चुके हैं। उस समुद्रगुप्त की बात कर चुके हैं जिसके दरबार में रहते थे हरिसेन, जिसने लिखी है प्रयाग प्रशस्ति, जिसकी भाषा थी संस्कृति, जिसकी लिपि थी ब्राह्मी, जिसकी शैली थी चंपू। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं साथियों। प्रयाग प्रशस्ति में कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो 33। अभी भी जगह खाली है आपके लिए, आप बेहतर करके जाइए और अपने नाम उल्लिखित करवाइए। और देखना जरा, तो 33 पंक्तियों में अलग अलग साम्राज्य का, अलग अलग तरीके से शासन व्यवस्था का, प्रणाली का, कुछ महत्वपूर्ण हमारे ऐतिहासिक साक्ष्यों का वर्णन किया गया है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। और वो चीज़ हमने आपको यहाँ दिखाया, और जो कि समुद्रगुप्त की तमाम महत्वपूर्ण कहानी के बारे में, उसके तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में हमारे प्रयाग प्रशस्ति ने बहुत कुछ देने का प्रयास किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको बहुत ही बेहतर ढंग से मैं आप तक पहुँचा पाया हूँ। साथियों, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं मान के चलता हूँ ये कहानी आप तक प्रेषित हो चुकी है। एक प्यारी सी खूबसूरत से राजा की कहानी, समुद्रगुप्त की कहानी हमारी जुबानी आप तक पहुँच चुकी है। समुद्रगुप्त वो सम्राट जिसे भारत का नेपोलियन प्रश्न आया हुआ है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के बारे में प्रश्न आया हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति किस किस बातों की गवाह है, ये प्रश्न आया हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति में आपने क्या क्या देखा है, इस बात की बारे में जानकारी आपसे पूछी जा चुकी है और आपने इसका महत्वपूर्ण उत्तर देने का प्रयास भी किया होगा। फिलहाल मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का कंटेंट आप तक पहुँचाने में हम सफल रहे हैं साथियों। अगर ऐसा कर पाएँ तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, आपका कार्यदायित्व तो हमारे साथ जुड़ना चाहिए। हमारी उम्मीद, हमारी आशाएं आप पर टिकी हुई हैं और मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।